हाय, वेलकम बैक। कभी सोचा है जब भी हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वो हमसे लॉगिन मांगता है, पासवर्ड मांगता है और अगर हमने गलत पासवर्ड डाला तो वो बोलता है रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन। या जब हम एटीएम पर जाते हैं और हमारे बैलेंस अकाउंट में सिर्फ 200 रुपये बैलेंस होता है और हम 500 विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो मशीन भी बोलता है इनसफिशिएंट बैलेंस, है ना। तो ये मशीन को कैसे पता चला? क्या ये उसने सोचा? नहीं यार, उसने तो सिर्फ कंडीशंस चेक करी और इन सब का आंसर या तो हाँ होता है या ना, यस, नो या ट्रू और फॉल्स। आज का टॉपिक यही है। डे 1 में हमने सीखा प्रोग्राम में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, लेकिन वो सब तो सीधी सीधी लाइन वाला प्रोग्राम था, ऊपर से नीचे बस चलता गया। आज हम प्रोग्राम में सोचना सीखेंगे। आज प्रोग्राम पहली बार खुद डिसाइड करेगा कि उसे करना क्या है। आज कंडीशंस आएगी, आज लॉजिक्स आएगा। चलो शुरू करते हैं। लेकिन रुको, एक चीज़ है जो कंडीशन से भी पहले आती है। अगर मैंने आपसे पूछा 5 बड़ा है 3 से, तो आप बोलेंगे हाँ। अगर मैंने कहा 10 छोटा है 2 से, तो आप बोलोगे नहीं। अगर मैंने कहा 7 7 के बराबर होता है, तो आप बोलोगे हाँ। तो ये जो हमने जवाब दिया, ये जवाब हमने कैसे दिया? यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे थे, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर रहे थे। पाइथन भी एग्जैक्टली यही करता है और इसके लिए पाइथन के पास कुछ स्पेशल सिंबल्स है जिन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। चलो समझते हैं इन्हें। तो सबसे पहला है ग्रेटर देन। जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली वही सिंबल है। तो ये क्या करता है? तो इसका यूज़ क्या है? जब भी हम लिखते हैं 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो पाइथन सबसे पहले ये सोचता है, इंटरनली वो इस चीज़ को सोचता है कि क्या 10 5 से बड़ा है। हाँ, तो आउटपुट ट्रू होता है। और अगर हम लिखते हैं 3 इज़ ग्रेटर देन 8, तो पाइथन अंदर से चेक करता है क्या 3 8 से बड़ा है। नहीं, तो वो फॉल्स आउटपुट प्रिंट करता है। सिंपल। बेसिकली ये सिर्फ 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और अगर कंपैरिजन सही होता है तो आउटपुट ट्रू होता है और अगर कंपैरिजन गलत होता है तो आउटपुट फॉल्स प्रिंट होता है। नाउ सेकंड इज़ लेस देन। लेस देन में भी मैथ्स की तरह हम लेसर देन का सिंबल का यूज़ करते हैं। जब भी हम पाइथन में लिखते हैं 4 इज़ लेस देन 8, तो पाइथन इंटरनली इस चीज़ को कंपेयर करता है कि क्या 4 9 से छोटा है और अगर वो हाँ होता है तो वो ट्रू प्रिंट करता है और उसी तरह अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो फॉल्स प्रिंट करता है। अब तीसरा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसमें मैथ्स का ग्रेटर देन और मैथ्स का इक्वल टू सिंबल दोनों साथ में लगता है। इसमें ये कंडीशन चेक करता है कि क्या पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू बराबर है या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ा है। अगर दोनों में से कोई एक भी सही हुआ तो वो ट्रू प्रिंट करता है, लेकिन अगर वैल्यू छोटी है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। इसी का उल्टा है लेस देन और इक्वल्स टू। अगर वैल्यू छोटी है या बराबर है तो ट्रू और अगर कंडीशन गलत है तो फॉल्स। नाउ फिफ्थ इज़ इक्वल टू। ये है सबसे कंफ्यूजिंग। यहाँ पर बिगनर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पाइथन में 2 टाइप के इक्वल साइन होते हैं। पहला सिंगल इक्वल्स टू, दूसरा डबल इक्वल्स टू। ये दोनों अलग है, बिल्कुल अलग, काम भी अलग, मतलब भी अलग। मतलब ऐसे सोच सकते हो जैसे सिंगल इक्वल्स टू से किसी की वैल्यू हम किसी दूसरे में डाल देते हैं, वहीं डबल इक्वल्स टू से हम कंपेयर करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू समान है या नहीं। सो बेसिकली सिंगल इक्वल्स टू जो है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और डबल इक्वल्स टू जो है ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। सिंगल इक्वल्स टू किसी भी वैल्यू को
असाइन करता है, डबल ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। या इसे ऐसे याद रख सकते हो कि अगर एक बार इक्वल्स टू है तो ये वैल्यू को असाइन करता है, और अगर दो बार इक्वल्स टू है तो ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। नाउ द लास्ट ऑपरेटर इज़ नॉट इक्वल्स टू। इसका सिंबल एक एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इक्वल्स टू होता है। ये इस कंडीशन को देखता है कि क्या ये दोनों समान नहीं हैं। अगर समान नहीं है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर ये समान है तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। इन सभी ऑपरेटर्स का एक ही काम होता है, ये एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कंपेयर करते हैं, इसलिए इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर कहा जाता है। ओके, अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट समझते हैं। कंडीशन क्या होती है? सिंपल बात, कंडीशन एक सवाल है और उस सवाल के सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स, या हाँ या नहीं। बस यही है कंडीशन। कंप्यूटर इमोशंस नहीं समझता, मेहनत नहीं समझता, इज्जत नहीं समझता, सिर्फ हाँ या ना समझता है। सोचो, स्कूल गेट में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी सबसे पहले यही करते हैं, स्टूडेंट को पूछते हैं क्या उनके पास आईडी कार्ड है। अगर आईडी कार्ड होता है तो वो एंट्री देते हैं, और अगर आईडी कार्ड नहीं होता है तो वो एंट्री नहीं देते हैं। एग्जैक्टली यही काम पाइथन करता है। कंडीशंस चेक करता है, और अगर ट्रू है तो ट्रू के अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स के अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। तो पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले एक सिनेरियो समझते हैं। सोचो कि आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है जो आप जो बोलो वो करता है, ठीक है। अब उसे सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है, या ट्रू या फॉल्स, और हमने उससे कहा कि अगर स्टूडेंट को एग्ज़ाम में 33 से ज़्यादा मार्क्स है तो वो पास है। और उसने कहा ठीक है, बताओ मार्क्स। अब सबसे पहले तुमने कहा 50, तो उसने कहा हाँ पास है। अब फिर तुमने कहा 15, तब उसने कुछ नहीं बोला। बस यही है इफ स्टेटमेंट। और वहीं अगर तुम ये चाहते हो कि वो 33 से कम होने पर भी कुछ बोले, तब हम दूसरे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जो है एल्स स्टेटमेंट, जो हमेशा इफ़ के बाद लगता है। मतलब एक कंडीशन है तो उसके दो आंसर होते हैं, तो वैसे ही इफ़ जो है वो अगर ट्रू को डिनोट करता है तो एल्स जो है वो फॉल्स को डिनोट करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के अंदर की स्टेटमेंट रन होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ऑटोमेटिकली एल्स स्टेटमेंट का कंडीशन रन होता है। तो चलो अब हम कोड में समझते हैं। हम अपने VS कोड पर आ जाएंगे। अब यहाँ हमने अपनी पाइथन कोडिंग बूट कैम्प डायरेक्टरी खोल कर रखी है। इसके अंदर हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, डे 2। अब इस फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे, conditions.py। ओके, अब हम इसके अंदर सीख रहे होंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स सीखते हैं। तो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, हम एक एक कंडीशनल ऑपरेटर को समझेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल में एक कंडीशन स्टोर करते हैं, जैसे a इक्वल्स टू 10 इज़ ग्रेटर देन 2। ओके, हमने यहाँ पे कंडीशंस को स्टोर करके रखा है a के अंदर। अब हम इस कंडीशन का क्या आउटपुट है ये प्रिंट कराएंगे। ओके, सेव दिस, रन दिस। सो वी गॉट ट्रू। अगर ये कंडीशन इसने यहाँ पर कंपेयर किया है 10 इज़ ग्रेटर देन और लेस देन 2, तो यहाँ पे हमें यहाँ पाइथन को पता चला है कि 10 जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो
इसने इसके वैल्यू को ट्रू सेव करवाया है ए में। जब हमने ए की वैल्यू प्रिंट कराई तो ये ट्रू हमारे सामने प्रिंट होकर आ गया। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो ए है ये एक बूलियन टाइप का डेटा टाइप है। ओके, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं बूल लिखा हुआ है, ये एक बूलियन डेटा टाइप का वेरिएबल बना है। ओके, ये पाइथन ने ऑटोमेटिकली बनाया है। नाउ हम एक दूसरा स्टेटमेंट भी कंपेयर करेंगे, b इक्वल्स टू 10 इज़ ग्रेटर देन 15। अब हम प्रिंट b करवाएंगे। अब जब हम यहाँ पे इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, अब हम b की वैल्यू को प्रिंट करा कर देखते हैं। जब हम इसे रन करेंगे तो ये फॉल्स वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि 10 15 से छोटा है और हमने यहाँ कंडीशन में लिखा है 10 इज़ ग्रेटर देन 15। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड वी गॉट आवर आउटपुट एज फॉल्स। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड। लेस देन। ओके, नाउ a इक्वल्स कंडीशन में हम लिखेंगे 10 इज लेस देन, ओके, लेस देन 2 एंड नाउ वी विल प्रिंट a। ठीक है, इसे सेव करके रन करेंगे तो वैल्यू आ रही है फॉल्स, क्योंकि 10 इज़ नॉट लेस देन 2। अगर हम यहाँ पर 15 करते, इसे सेव करके रन करते तो ये रिटर्न करता ट्रू वैल्यू जो यहाँ पर हो रहा है। ओके, नाउ अब हम समझेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर का थर्ड वाला, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये अगर हम यहाँ पर 15 रखते हैं तो दिस विल रिटर्न false. Yes, this is returning false. If we change the value of 15 to 2, save this, run this, it will return true because 2 is less than 10 and 10 is greater than 2. Okay, if we change the value of 2 to 10, still this will return true because 10 is equals to 10. But if we remove the equals to sign and if we run it now, this will return false because 10 is not greater than 10. 10 is equals to 10. Okay, so ये हो गया हमारा थर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। नाउ वी विल द फोर्थ कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल्स टू 10. नाउ दिस condition must return a true value. Let's say yes, it is returning a true value because 10 is not less than 10 but 10 is equals to 10. So अगर 10 से कोई भी वैल्यू अगर 10 से छोटी रही या 10 के इक्वल रही तो दोनों ही कंडीशंस में वो ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर यहाँ पे मैं कंडीशन फॉल्स कर दूँ, जैसे यहाँ मैंने 2 कर दिया है, सेव करके मैं इसको रन करती हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज 10 इज़ नॉट लेस देन 2. ओके, नीदर इज 10 इक्वल्स टू 2. नाउ द नेक्स्ट इज equals to. Now equals to 10. If we check this will return true because 10 is equals to 10. जो ये वाली वैल्यू है ये वैल्यू भी 10 है और ये वैल्यू भी 10 है, तो इस केस में ये दोनों वैल्यू को कंपेयर कर रहा है कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। अगर यहाँ पे मैं सिंगल ऑपरेटर लगाती
तो ये गलत होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ सिंपल लगाती हूँ और इसे रन करके देखती हूँ तो देखते हैं इसने एक एरर दे दिया है, कैन नॉट असाइन टू लिटरल्स हियर, मे बी यू मेंट डबल इक्वल्स टू इंस्टेड ऑफ सिंगल इक्वल्स टू। इसका कहना यह है कि आप किसी भी लिटरल को दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। ओके, सो अगर हमको यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है तो वी हैव टू यूज़ डबल इक्वल्स टू। हम ये जो सिंगल इक्वल्स टू है इसका यूज़ करते हैं इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और यहाँ पे डबल इक्वल्स टू जो है इसका हम यूज़ करते हैं जब हमें इन दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही इस केस में ये ट्रू है तो इसमें दिस विल रिटन ट्रू, एंड अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करती हूँ, लेट्स चेंज इट टू 11, नाउ सेव, let's run this, it will return false because 10 is not equals to 11. The next is not equal to. Okay, this operator, this program now must return a true as output. Let's see, yes, this is returning true. Why? क्योंकि 10 और 11 बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होते हैं इस ऑपरेटर का मतलब है अगर नहीं है बराबर तो ट्रू प्रिंट करो, अगर बराबर है तो फॉल्स प्रिंट करो। दिस विल रिटर्न फॉल्स इफ़ आई विल चेंज 11 to 10। लेट्स सेव दिस एंड रन। नाउ सी दिस हैज़ रिटर्न फॉल्स क्योंकि 10 और 10 आर इक्वल, ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों इक्वल है। तो जब हमने इन्हें नॉट इक्वल्स टू में इक्वल वैल्यू को रखते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नाउ वी विल लर्न कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, दो होते हैं एक्चुअली, इफ़ एल्स। ओके, अब हम इफ़ और एल्स का यूज़ कैसे करते हैं। अगर मैं सिर्फ इफ़ कंडीशन का यूज़ करती हूँ तो सिर्फ ट्रू होने पर ही वैल्यू प्रिंट होगी, फॉल्स होने पर वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। अगर मैं चाहती हूँ कि फॉल्स होने पर भी कुछ प्रिंट हो तो मुझे एल्स कंडीशन का यूज़ करना होगा। चलिए पहले समझते हैं। अगर हम लिखते हैं a equals 10 into if a is equals to 10, okay, print इक्वल। ओके, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने सबसे पहले a में 10 की वैल्यू को स्टोर कराई। अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन दिया कि अगर a की वैल्यू 10 के बराबर है तो इक्वल प्रिंट करो। ठीक है, तो ये जब हम सेव करके रन करेंगे तो ये इक्वल प्रिंट करवा देगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ का जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हुआ। बट व्हाट इफ़ आई मेक दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो क्या होगा, लेट्स सी, ये सिर्फ ब्लैंक रहेगा या ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, तो इसने इस चीज़ को स्किप कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दे कि इफ़ स्टेटमेंट के बाद में जब हम इफ़ कंडीशन के अंदर में कोई भी चीज़ जो लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट कराना है, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इंडेंटेशन देना है। यहाँ पे पाइथन जो है वो इंडेंटेशन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर हमने इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं दिया तो दिस विल थ्रो एन एरर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने यहाँ से इंडेंटेशन हटा दिया एंड अगर मैं अभी से रन करती हूँ तो दिस इज़ गिविंग मी एरर कि एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट। ओके, जब भी हम एक इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं तो यहाँ पे इंडेंटेशन देना ज़रूरी होता है।
बिना इंडेंटेशन के पाइथन समझ नहीं पाता है कि ये कंडीशन इफ़ के अंदर हमको एग्जीक्यूट करना है, और अगर हमने इफ़ स्टेटमेंट लिखी है तो कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए जिसे वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, ठीक है। बट अगर मैं चाहती हूँ कि अगर ये इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, अगर 11 इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, अगर मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा कंडीशन है या कंडीशन अगर फॉल्स है तो भी कुछ प्रिंट हो, तब हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स। एल्स के बाद में हम कोलॉन लगाते हैं, इफ़ के बाद में भी हम कोलॉन लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट नॉट इक्वल, ओके। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब ही ये वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे हमें कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमको एल्स के लिए कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ के साथ जो कंडीशन है वही कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, ओके। अगर इस चीज़ का ध्यान रखें कि इफ़ के बाद इंडेंटेशन और एल्स इफ़ के लाइन में होना चाहिए, और एल्स के बाद भी इंडेंटेशन ज़रूरी है, ठीक है। अब हमने इसे सेव कर लिया, हम इसे रन करेंगे। जैसे हम रन करते हैं तो ये प्रिंट कर रहा है नॉट इक्वल्स। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। अगर मैं इसे वापस से ट्रू कर दूँ, 10 बना दूँ, इसे सेव करूँ और इसे रन करूँ, तो दिस विल प्रिंट इक्वल्स। क्यों? क्योंकि 10 इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि ए के अंदर भी 10 ही वैल्यू स्टोर्ड है, ओके। दिस इज व्हाट इफ एंड एल्स इज ऑल अबाउट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिफ स्टेटमेंट। ये भी एक टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि इफ़ और एल्स के साथ यूज़ होता है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो तब हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ में एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंपेयर करना हो तब हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं इफ़ के साथ। इफ़ के बिना एलिफ यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट होता है इफ़ से, एंड होता है एल्स से, और अगर उसमें मल्टीपल कंडीशंस है तब हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ग्रेड सिस्टम मुझे बनाना हो तो उसमें मार्क्स देते वक्त मुझे ग्रेडिंग देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स अबव 90 है तो मैं उसे ए ग्रेड देना चाहती हूँ। अगर उसका मार्क्स 80 है तो मैं उसे बी ग्रेड देना चाहती हूँ। अगर उसका 70 है तो मैं उसे सी ग्रेड देना चाहती हूँ। अब इस सिस्टम के लिए सिर्फ इफ़ और एल्स स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। मतलब अगर 90 मार्क्स हैं तो ए ग्रेड, या फिर 80 मार्क्स है तो बी ग्रेड, या फिर 70 मार्क्स है तो सी ग्रेड, या फिर फेल। इसमें हमने 3 कंडीशंस चेक करी है, 90 मार्क्स, 80 मार्क्स, 70 मार्क्स। और अगर ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक पे जाता है, जो कि है फेल। तो इसमें जो पहला कंडीशन है 90 मार्क्स का, वहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जो 80 और 70 है वहाँ पे हम एलिफ का यूज़ करेंगे। और अगर किसी बच्चे को तीनों ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली एल्स की कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा, यानी फेल हो जाएगा। लेकिन पाइथन इन कंडीशंस को प्रोसेस कैसे करता है? ये टॉप टू बॉटम करता है। मतलब सबसे पहले पहली कंडीशन को चेक करता है, अगर वो ट्रू मिलती है तो वो वहीं ख़त्म हो जाता है। वो बाकी के कंडीशंस को चेक नहीं करता है, बाकी के सारे कंडीशंस को स्किप कर देता है। बट अगर उसे पहली कंडीशंस फॉल्स मिलती है तो वो नीचे की सारी कंडीशंस को चेक करता है एक के बाद एक। जैसे ही उसे ट्रू मिलता है वो उसके बाद की कंडीशंस को चेक नहीं करता है, उसे वहीं रोक देता है। इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई फ्रूट्स की बास्केट है, उसके अंदर मैं कोई फ्रूट ढूंढना चाहती हूँ और मैंने पहले फ्रूट ढूंढा, मुझे अच्छा नहीं मिला,
मैंने दूसरा ढूंढा, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा। मैंने तीसरा ढूंढा, मुझे अच्छा मिल गया, तो मैंने बाकी के फ्रूट्स को चेक ही नहीं किया, मैंने वहीं से एग्ज़िट कर दिया। तो जहाँ पे भी मुझे अच्छी चीज़ मिलेगी या ट्रू चीज़ मिलेगी, कंडीशन वहाँ पे रुक जाती है, आगे चेक नहीं होती। लेकिन अगर सारे ही कंडीशंस फेल हुए तो ऑटोमेटिकली एल्स कंडीशन चल जाता है। ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो ही जाता है। चलो कोड में देखते हैं एलिफ का यूज़ कैसे होता है। तो हम यहाँ वापस आ गए हैं अपने कोड पे। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट को कौन सा ग्रेड मिला है। तो हम उसके लिए इफ़ यहाँ पे हम लिख देंगे एलिफ एल्स। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट को कौन से मार्क्स मिले हैं। तो अगर स्टूडेंट मार्क्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 85 देती हूँ अगर, और उसके बाद में मैं ग्रेड चेक करना चाहती हूँ स्टूडेंट का, तो सबसे पहले मैं ग्रेड इनिशियलाइज करूँगी। इफ़ स्टूडेंट मार्क्स इक्वल्स टू 90 equals to 90, okay, sorry, we will use greater than or equals to, right? Greater than or equals to 90, print a grade. Next we will use elif, यहाँ पे हमें कंडीशन देनी होती है। एलिफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन लिखते हैं, सिर्फ एल्स स्टेटमेंट में कंडीशन नहीं लिखी जाती है। यहाँ पे हम लिखेंगे एलिफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, print B grade. Now elif student marks greater than equals to 70, print C grade. Now we will use else, directly we will start print statement and will fail. ओके, अगर हम इसे रन करते हैं तो दिस मस्ट प्रिंट B grade because the value we have given to 80 marks is greater than 85. ओके, यहाँ पे हमने स्टूडेंट के मार्क्स को 85 बताया है, तो जब ये इस कंडीशन पे आती है तो ये इसको प्रिंट करके बाकी सब एग्जिट कर जाती है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर भी सेटिस्फाई होती है। ये 70 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू यहाँ पर भी सेटिस्फाई होती है, बट ये प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जैसे ही इसे यहाँ पे ट्रू वैल्यू मिली, इसने इसे चेक ही नहीं किया, यहीं से इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को एग्जिट कर दिया। ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पे 85 मार्क्स लिखा है, तो ये सबसे पहले 90 का कंडीशन चेक करेगा, ये 90 से ग्रेटर नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है,
तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये वाला कंडीशन फॉल्स हो रहा है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट मार्क्स जो है वो 80 से ग्रेटर है कि नहीं, तो हमारे केस में ये ग्रेटर है, तो इसने इस चीज़ को प्रिंट कर दिया। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई इसको एग्जीक्यूट किया, बाकी के कंडीशंस को बिना चेक करे इसे एग्जिट कर दिया। दिस इज़ हाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क्स। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमें सबसे पहले समझना है व्हाट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इन्हें ऐसे समझते हैं कि अगर हमें एग्ज़ाम हॉल में जाना है तो हमें दो चीज़ ज़रूरी है, एक एग्ज़ाम का हॉल टिकट और दूसरा आईडी प्रूफ। ओके, दोनों चीज़ होना ज़रूरी है। एक भी चीज़ अगर नहीं हो तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसे पाइथन में कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई अगर ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे दोनों का पॉसिबिलिटी होना ज़रूरी है, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी, तब हम क्या करें। तो इस केस में हमें काम आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। पाइथन में 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। इन्हें बेसिकली सिंपल इंग्लिश में जैसे हम एंड लिखते हैं AND, और लिखते हैं OR, नॉट लिखते हैं NOT, इसी तरह से लिखा जाता है। ये पाइथन में कीवर्ड्स हैं जो कि और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। ओके, बिकॉज दे आर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड दे आर रिजर्व्ड वर्ड्स। ओके, अब समझते हैं व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो डिफरेंट कंडीशंस को कंपेयर करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों भी कंडीशंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तभी मैं ट्रू वैल्यू रिटर्न करूँगा। मतलब अगर हम एग्ज़ाम हॉल का एग्ज़ाम्पल ले तो अगर एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ दोनों हैं, दोनों ट्रू है तभी एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जहाँ पे हम दोनों कंडीशन को कंपेयर करेंगे, एंड एक्सेस तभी मिलेगा जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसका अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझें तो जब हम अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं तो हमारा यूज़र नेम और हमारा पासवर्ड दोनों ट्रू होना चाहिए, मतलब दोनों सही होना चाहिए, तभी हमें एक्सेस मिलता है। अगर हम पासवर्ड को सही और यूज़र नेम को गलत, या यूज़र नेम को सही और पासवर्ड को गलत रखते हैं तो हमारा एक्सेस डिनाई हो जाता है। तो यही एंड ऑपरेटर करता है। अब दूसरा है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में दो कंडीशंस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यू ट्रू रिटर्न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा सोचो, जैसे आप किसी मॉल में शॉपिंग करने गए हो, वहाँ शॉपिंग करने के बाद में UPI भी एक्सेप्टेबल है, कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन पेमेंट करना ज़रूरी है। तो दोनों में से कोई एक भी रहा तो काम चल जाता है। तो इफ़ यू आर यूजिंग UPI तो ऑब्वियसली कार्ड वाला ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। स्टिल दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब आपको वो सामान मिल जाएगा, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। UPI से भी या कार्ड से भी, दोनों में से कोई एक भी रहा तो इट विल वर्क। ओके, तो और स्टेटमेंट में एक भी अगर ट्रू होता है तो वो काफ़ी है टू एग्जीक्यूट द कमांड्स। नाउ द थर्ड वन इज़ नॉट। कंडीशन को उल्टा कर दो, मतलब जो नॉट ऑपरेटर है ये जो भी पॉजिटिव कंडीशन होती है उसे रिवर्स कर देती है, या जो भी कंडीशन होती है उसे रिवर्स कर देती है। अगर कोई नेगेटिव कंडीशन है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी, अगर कोई पॉजिटिव कंडीशन है तो उसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये डिसाइड करना है कि हम बाहर खेल सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस कंडीशन को समझना होगा कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं। अगर हमने कंडीशन बनाई है कि अगर बारिश हो रही है तो हम खेलने नहीं जा सकते, तो अगर बारिश की वैल्यू फॉल्स है तो इसका मतलब ये है कि हम खेलने जा सकते हैं, और अगर बारिश की वैल्यू ट्रू है
इसका मतलब ये है कि हम खेलने नहीं जा सकते। तो जब हमें इस टाइप का कोई कंडीशन लिखना होता है तब हम नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें वोटिंग का क्राइटेरिया चेक करना है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो पर्सन है जो वोट करना चाहता है वो सिटीज़न है या नहीं। अगर वो सिटीज़न है तो उसकी हम पहले ये कंडीशन चेक करेंगे कि वो अबव 18 है या नहीं। अगर वो अबव 18 है और सिटीज़न भी है तभी वो वोट कर सकता है। अगर वो अबव 18 है लेकिन सिटीज़न नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकता। या वो सिटीज़न है लेकिन वो बिलो 18 है तो भी वो वोट नहीं कर सकता। तो इस टाइप के केसेस में हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेस्टेड कंडीशंस। कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर में इफ़, एलिफ और एल्स के अलावा नेस्टेड कंडीशंस भी होती है। ये एक और लेवल ऊपर है। जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद हमारा बोर्डिंग पास चेक होता है, उसके बाद हमारा सीट चेक होती है। तो सबसे पहले अंदर जाना एक डिसीजन जो कि हमारा सिक्योरिटी गेट पे हुआ। दूसरा चेक होता है कि हमारे पास बोर्डिंग पास है या नहीं। तीसरा चेक होता है हमारा सीट। ओके, सो पहला कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा, जब पहला कंडीशन ट्रू होगा तभी दूसरा कंडीशन आएगा। जब दूसरा कंडीशन ट्रू होगा उसी के बाद तीसरा कंडीशन आएगा। तो ये जो भी कंडीशंस है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अपने पे अर्लियर वाली जो कंडीशन है उस पे डिपेंडेंट है। इसे ही नेस्टेड कंडीशन कहते हैं। मतलब कंडीशन के अंदर अगर दूसरी कंडीशन हो तो उसे नेस्टेड कंडीशन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये चेक करना है कि पर्सन जो है वो वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो कंट्री का सिटीज़न है या नहीं। अगर वो कंट्री का सिटीज़न है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी उसकी एज चेक होगी। अगर उसका एज ट्रू बिलो अबव 18 है तभी वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। अगर वो बिलो 18 होता है तो वो एल्स कंडीशन, नेस्टेड एल्स कंडीशन के अंदर जाके प्रिंट होगा कि वो वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमें दो कंडीशंस का चेक करना होता है। सबसे पहला सिटीज़न, दूसरा एज। अगर वो सिटीज़न नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली एल्स स्टेटमेंट पे जंप होता है एंड वो नॉट एलिजिबल प्रिंट कर देता है। नाउ लेट्स move towards coding part to understand nested conditions as well as logical operators. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? एंड, और, नॉट। ठीक है, जब हमें दो कंडीशंस का साइमल्टेनियसली चेक करना होता है तब हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जब कोई एक और दोनों अगर ट्रू हो तभी एंड ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और जब यूज़ करते हैं तो कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो भी चलता है। नॉट में जो भी कंडीशन है वो उसे नेगेट कर देता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले हम कंडीशन बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी इक्वल्स ट्रू। ओके, दूसरा हमने बनाया है हॉल टिकट इक्वल्स ट्रू। तब अगर हमें एग्ज़ाम हॉल में एंट्री के लिए सिस्टम बनाना है तो हम चेक करेंगे इफ़ स्टूडेंट आईडी
equals to true and hall ticket equals to true, print enter the exam hall. Okay, else print cannot enter the एग्ज़ाम हॉल। ये हमारा कंडीशन है। हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि स्टूडेंट के पास हॉल टिकट है और स्टूडेंट आईडी भी है, इसलिए हमने दोनों को ट्रू वैल्यू असाइन करी है, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि स्टूडेंट के पास दोनों भी आईडी प्रूफ्स अवेलेबल है। अब हम इसे रन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये प्रिंट हो रहा है एंटर द एग्ज़ाम हॉल, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू है और यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ है। अगर ये दोनों ट्रू है तभी एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंट्री है, अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो ये एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंट्री नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट के पास में हॉल टिकट नहीं है तो उसे एंट्री अलाउड नहीं होगी, कैन नॉट एंटर द एग्ज़ाम हॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है, दोनों का होना कंपलसरी है। ओके, यहीं अगर हम और का यूज़ करते तो ये कंडीशन ये एंटर अलाउ कर देता। देख सकते हैं आप, एंटर द एग्ज़ाम हॉल ये एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि जब हमने और का स्टेटमेंट का यूज़ किया है तो अगर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू रही तो एक कंडीशन भी ट्रू रही तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे अगर एंड होता तो ये एग्जीक्यूट नहीं होती, बट और में कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है स्टिल जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे यूपीआई पेमेंट कर देते हैं, यहाँ पे कार्ड पेमेंट कर देते हैं, यहाँ पे यूपीआई कर देंगे, यहाँ कार्ड कर देंगे, मेक पेमेंट कैन नॉट मेक पेमेंट। ओके, अब हमें इसे सेव करना है। इसे हम जब रन करेंगे तो ये मेक पेमेंट प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यूपीआई है, कार्ड नहीं है। तो यूपीआई है तो ट्रू है, दोनों में से कोई एक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे और लिखा है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो दिस विल प्रिंट। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती तो ये प्रिंट होता था, बट अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ नॉट। ओके, हम नॉट को इस तरह से समझते हैं, हम इसे हटा देते हैं। नॉट को हम इस तरह से समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक कंडीशन बनाई है, इफ़ नॉट रेनिंग प्रिंट, पहले हम एक वेरिएबल डिसाइन करेंगे, रेनिंग इक्वल्स फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रू। ओके, प्रिंट लेट्स प्ले, else print cannot play, it's raining
आउटसाइड। ओके, ये हो गया हमारा कोड। तो हमने यहाँ पे कंडीशन बनाया है कि अगर रेनिंग जो है वो हो रही है तो बारिश में हम खेलने नहीं जा सकते हैं, अगर नहीं हो रही है तो हम खेलने जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि बारिश हो रही है। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया है कैन नॉट प्ले इट्स रेनिंग आउटसाइड। मतलब यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है कि बारिश हो रही है, और यहाँ पे हमने इफ़ स्टेटमेंट के अंदर में लिखा है कि अगर जो बारिश हो रही है वो गलत है या वो उसका उल्टा है तब हम खेल सकते हैं। मतलब बारिश नहीं हो रही है तब हम खेल सकते हैं, और अगर बारिश हो रही है तो वो एल्स स्टेटमेंट, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ये इसलिए एल्स स्टेटमेंट, अगर मैं इसे फॉल्स कर देती हूँ, मतलब अगर मैं ये कहती हूँ कि बारिश नहीं हो रही है तो हम खेलने जा सकते हैं। हम इसे रन करेंगे। हाँ, लेट्स प्ले। ओके, इसका मतलब है कि बारिश नहीं हो रही है, तो अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम खेलने जा सकते हैं। तो ये जो भी स्टेटमेंट है, जो भी कंडीशन है, ये उसको उल्टा कर देता है। इट इज़ ऑल अबाउट नॉट। ओके, तो हमने यहाँ पे तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझ लिया है। अब हम समझेंगे नेस्टेड कंडीशन को। ओके, नेस्टेड कंडीशन में इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ स्टेटमेंट होता है। मतलब अगर कोई कंडीशन ट्रू है तभी दूसरी कंडीशन जब चेक करनी होती है तब उसे हम नेस्टेड कंडीशन कहते हैं। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वोटिंग सिस्टम, तो वोटिंग सिस्टम में सबसे पहले हम चेक करेंगे सिटीजन इक्वल्स टू ट्रू। तो हमने पहले सिटीज़न, उसके बाद में हम कंडीशन लिखेंगे इफ़ सिटीज़न अगर ये सिटीज़न है तो इसके अंदर में करेंगे हम प्रिंट सिटीजनशिप चेक्ड। ओके, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब हमें चेक करना है कि इसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ एज। ओके, सबसे पहले हम एज को डिफाइन करेंगे। एज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 25। ठीक है, एज हमने यहाँ पर 25 ज्यूम किया है। तो अगर हम एज को सबसे पहले चेक करेंगे, एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, देन प्रिंट eligible to vote. Okay, now यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे else print not eligible to vote। यहाँ पर लिखेंगे अंडर एज नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे एल्स प्रिंट कैनॉट वोट विदाउट सिटीजनशिप। ओके, तो ओके, सबसे पहले हम इसे कमेंट आउट कर देंगे।
ठीक है। हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो यूज़र है वो सिटीज़न है या नहीं। अगर वो सिटीज़न है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद में उसके अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट है, इस इफ़ के अंदर अगर ये ट्रू है तभी ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये ही फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, कैन नॉट वोट विदाउट सिटीजनशिप। बट अगर सिटीजनशिप वाली कंडीशन ट्रू है तब उसके बाद में यूज़र की एज चेक होगी। जब यूज़र की एज ग्रेटर देन 18 होगी तभी वो एलिजिबल टू वोट होगा। अगर वो लेस देन 18 है तो वो अंडर एज हो जाएगा एंड नॉट एलिजिबल टू वोट, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके। अगर अब हम इसे रन करते हैं तो सबसे पहले ये हमने यहाँ पे सिटीजनशिप भी ट्रू रखा है, एज भी 25 रखा है, तो ये सिटीजनशिप चेक्ड एंड एलिजिबल टू वोट ये प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी। हाँ, सिटीजनशिप चेक्ड एलिजिबल टू वोट, ये हमारे दो स्टेटमेंट प्रिंट्स हो गए हैं। बट व्हाट इफ वी चेंज दिस 25 to 2। ओके, हमने एज से ट्रू कर दी है, सिटीजनशिप अभी भी ट्रू है। लेट्स सी क्या रन होता है। सिटीजनशिप चेक्ड, अंडर एज नॉट एलिजिबल टू वोट, ये हमारा प्रिंट होकर आया है। पहली कंडीशन ट्रू थी तो ये प्रिंट हो गया, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिकली एल्स स्टेटमेंट का ये प्रिंट हो जाता है। अगर हम इसे यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स, और इसे हम 25 कर देते हैं तो, और इसे अगर हम रन करते हैं तो ये एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होता है, कैन नॉट वोट विदाउट सिटीजनशिप, बिकॉज इसने दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करी क्योंकि पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो ऑटोमेटिकली एल्स कंडीशन रन हुई है विदाउट चेकिंग द नेस्टेड इफ कंडीशन। ओके। Okay, so we are done with the theory part. Now the most important section, which is प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंटैक्स सीखना इजी है, ऑपरेटर्स याद करना भी इजी है, मुश्किल है सोचने का तरीका सीखना। एक कोडर, एक प्रोग्रामर लिखने से पहले सोचता है कि मैं जो प्रोग्राम करना चाहता हूँ इसमें मुझे सबसे पहले कौन सी कंडीशंस लगेगी, क्या चेक हो रहा है, क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं रहेगा प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। तो आज के प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स है। पहला है यूज़र लॉगिन सिस्टम बनाना है, जिसमें हमें ये चेक करना है कि क्या यूज़र नेम सही है, और अगर यूज़र नेम सही है तो क्या पासवर्ड भी सही है, और अगर दोनों सही है तभी लॉगिन। अगर यूज़र नेम सही है लेकिन पासवर्ड गलत है तो प्रिंट होना चाहिए रॉन्ग पासवर्ड, और अगर यूज़र नेम ही गलत है तो प्रिंट होना चाहिए यूज़र नॉट फाउंड। ओके। दूसरा प्रॉब्लम हमारा है कि हमें लीप ईयर चेक करना है। इसमें हमें 3 कंडीशंस देखने होते हैं। सबसे पहले लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, जो ईयर है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, और सबसे मेन है कि वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, विच मीन्स या तो ईयर 400 से डिवाइड होना चाहिए या 4 से होना चाहिए, बट अगर वो 4 से हो रहा है तो वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा हमारा प्रॉब्लम है कि हमें चेक करना है वेदर द नंबर इज़ 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, हमें इसमें चेक करना है कि जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है वो 0 है, वो नेगेटिव नंबर है, या वो पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए हम अपने VS कोड पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे
practice problems। इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे और हमारा पहला प्रॉब्लम है लॉगिन चेक। लॉगिन .py। अब इसके अंदर में हमें बनाना है एक प्रोग्राम जो लॉगिन एक्सेस हो रहा है या नहीं ये चेक करेगा। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र नेम इक्वल्स टू input enter your user name password equals to input enter your पासवर्ड। ओके, उसके पहले हम यहाँ पे यूज़र स्टोर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिन। उसके बाद में पासवर्ड स्टोर करेंगे एडमिन @123। इसे हम डबल कोट्स के अंदर स्टोर करेंगे बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग। If user name equals to user and password equals to pass so it was turning red because pass is a keyword in Python. Now we will print welcome to your account. Okay, now elif user name equals to user and password not equals pass wd print invalid password. Okay, so basically what we are trying to do is if the user enters correct username and correct password, then he or she will get the access. If they enter correct username but wrong password, it will tell them the password is invalid. And if
elif username is not equals to user and password is equals to passwd print invalid user does not exist. Okay, now in else statement we will print invalid grades. Okay, invalid credentials. Okay, now we will save this. Let's run this program. So enter the username. So admin, password is admin @123. Let's see. Welcome to your account. It has given you the access because both password and username was correct. Now run this again. Let's enter wrong username. We will write user, enter, instead of we will add use the correct password and enter. User does not exist because the username we are using does not exist. Okay, but the password we used was correct, so this statement got executed. What if we run this again? What if we enter correct username but wrong password? Invalid password. It is telling that the username is correct but the password is invalid. Okay, what if we enter everything wrong? So enter user, password 1234. Okay, both of them were wrong, so it printed invalid credentials. Okay, so we have. Now let's move towards our second problem. We'll create a file. We'll name it leapyear.py. Okay, so our problem statement is to identify whether the year is leap year or not. Okay, so first we will input year equals to convert int input enter a year. Okay, so so now we have to check three conditions. The first is if the year is divisible by 400, which means if we divide the year by 400, the remainder should be 0. Okay, so for that we use a special sign called modulo, where if we use modulo sign, it returns the remainder of the operation. So if write 400 modulo year, it means the after dividing the year by 400 must be 0. Okay, so our first condition will be if, I will write condition in brackets so that we don't get confused. Year, the input we are taking from user, modulo 400. This means जो year है, जो input year जो भी user input करेगा
उसको अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर उसका रिमाइंडर इक्वल्स टू ज़ीरो आता है मतलब कि वो 400 से डिविजिबल है। और अगर ये कंडीशन है तो या ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या दूसरी कंडीशन जो कि है ईयर मॉड्यूलो 4, विच मीन्स जब हम ईयर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तब उसका रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, या फिर यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि या ये कंडीशन ट्रू हुई तो चलेगा, बट डेफिनेटली एक कंडीशन जो है वो फॉल्स होनी चाहिए, और वो है कि अगर जो भी ईयर है वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट वी विल यूज़ ईयर मॉड्यूलो 100 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो हमारा बेसिकली ये कंडीशन कह रहा है कि जो भी हम ईयर को जो भी यूज़र ईयर इनपुट देगा उसे अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो आता है तो वो वाले ईयर्स, या फिर कोई ऐसा ईयर जिसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है, बट इन बोथ द केसेस अगर हम इसे 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये ज़ीरो नहीं आना चाहिए। मतलब जो ईयर है वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जब कोई नंबर किसी इससे कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर में ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ये कंडीशन है तो वी विल प्रिंट it's a leap year. Okay, next we will print else, print it's not a leap year. Okay, सो बेसिकली हम सबसे पहले समझते हैं लीप ईयर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है। वो रूल ये है कि या तो जो ईयर है वो 400 से डिवाइड होना चाहिए या 4 से डिवाइड होना चाहिए, बट वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो 100 का डिविजिबल नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली इसका मतलब वही है कि उसका जब रिमाइंडर है वो नीचे में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, मतलब वो उससे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे रिमाइंडर में ज़ीरो आ रहा है इट मीन्स कि वो उससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसे ईयर जो कम्प्लीटली 100 से डिविजिबल नहीं है वो है वो ईयर्स, और वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। ओके, हम एंटर करते हैं 2026, एंटर। इट्स नॉट ए लीप ईयर, क्योंकि 2026 जो है वो एक्चुअली में लीप ईयर नहीं है। अब हम कोई ऐसा इनपुट डालते हैं जो लीप ईयर था। सो द लास्ट लीप ईयर वाज 2024, वी विल इनपुट 2024, लेट्स से इट्स अ लीप ईयर। सो इट मीन्स हमारा लॉजिक जो है वो काम कर रहा है। We will try it for more input values. For example, 2000 was a leap year. Yes, it's a leap year. So this means 2004 is also a leap year. 2004, it's a leap year. So 2003 is not a leap year, right? 2003, it's not a leap year. So our logic is working. जो हमारा रूल है हमने उसे प्रॉपरली अप्लाई किया है। सो आवर लॉजिक इज वर्किंग।
Okay, so that's it for the second program. Let's move to the third problem. Okay. Now we will move to our next problem. For that, first we will create a file. Positive, negative, 0.py. Okay, we named this like this because we need to know what kind of program it stores. Okay, so हम यहाँ पर बेसिकली चेक करने वाले हैं कि यूज़र जो इनपुट दे रहा है वो नंबर पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है या वो ज़ीरो है। ये सबसे सिंपल प्रोग्राम है, इसे हम बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक इनपुट लेंगे, उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे नम। इसके अंदर में हम एक इंट लेंगे, इसलिए हम पहले कन्वर्ट कर देंगे इनपुट को इंटीजर में। नाउ वी विल एंटर अ नंबर। ओके, इसके बाद हम कंडीशंस लगाएंगे। इफ नम इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट the number is a positive number. Okay, now if num is less than is equals to 0, print the number is 0 and now else print the number is negative number. ओके, सो हम यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देंगे कि यूज़र जो है वो फ्रैक्शनल नंबर भी दे सकता है, तो हम यहाँ पर इंट की जगह फ्लोट का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ लेट्स save and run this. Okay, enter a number. We will enter 6 for example. It's a positive number. We will run this again for other test case. Now we will enter -9. It's a negative number. Okay, I will run this again and enter 0. So the number is 0. Okay, so our logic is working. ये सबसे इजी प्रॉब्लम था आज का। इसमें हमें सिंपल इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके कंडीशन बनाना था। एक इनपुट वेरिएबल लिया है हमने, उसे हमने कंपेयर किया है। अगर वो 0 के इक्वल्स है तो वो 0 है, अगर वो 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, अगर वो उसके अलावा अगर वो 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमने ये प्रिंट करा दिया है and we are done with our practice problems. Now we are done with our practice problems. We will now move towards our mini project for the day. So today we have to build a ATM system जो एक नॉर्मल ATM मशीन जो फीचर्स देती है हमें उसे और उसके कंडीशंस को समझना है। तो आज हमारा जो ATM मशीन है उसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, चेक बैलेंस, डिपॉज़िट, विड्रॉ और एग्ज़िट। ठीक है, जब यूज़र कोई भी एक ऑप्शन को, हमें सबसे पहले यूज़र से कोई एक चॉइस लेनी है,
यूज़र जो चॉइस एंटर करेगा उसके हिसाब से हमें उनका कंडीशन चेक करना है, एंड कंडीशन चेक करने के बाद हमें उनका चॉइस को फुलफ़िल करना है। ओके, जो रिक्वेस्ट है उसको कंप्लीट करना है। लेट्स स्टार्ट विथ आवर मिनी प्रोजेक्ट। सो वी विल क्रिएट अ फाइल ATM menu.py. Okay, so this is our project, mini project, ATM menu. So our aim is to create a ATM menu system. So basically our menu system will have check balance, withdraw, deposit and exit. Okay, this will be the menu system. So first thing, we will declare a balance. Why? Because whatever activity we will perform will directly affect the balance. Okay, so first we will declare balance. Okay, we will make a static balance like 5,000. Okay, so basically this is यूज़र के अकाउंट में 5,000 रुपये है. ठीक है. नाउ सबसे पहले हम एक मेन्यू सिस्टम के लिए एक डिस्प्ले बनाएंगे. प्रिंट ATM मेन्यू सिस्टम. ओके, ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया. अब हमारा सेकंड है, हम ऑप्शंस देंगे यूज़र को टू चूज़. ओके, प्रिंट सेलेक्ट any one option. Okay, now we'll use this Control C, Control V. Again and again. So here will be check balance, withdraw, deposit and exit. Now we will take an input from user. Okay, so for input we will make a variable choice int. We will convert this into integer and then input. Enter your choice. Okay, we will number this 1, 2 so that user can choose. Sorry, this is 1 first option, this is second option, this is third option, and now this is fourth option. Okay, so that user can make a proper choice 1 to 4. Okay, enter your choice from 1 to 4. ठीक है. Now if choice equals to 1, okay, sorry, equals to 1, we will do this. Print
balance comma rupees. Okay. So the if user choose to check balance, we must display the balance and rupees. Okay, so the next step is elif choice equals to 2. So for withdraw, what we will do is, if we will check the condition whether the amount entered by the user is greater than balance or not, because if the amount is greater than balance, the money would not get withdrawn. Okay, so first we will initialize amount. We will take input how much amount user wants to input. Okay, we'll convert this into integer and then input, enter the amount to withdraw. Okay, now we will again check whether amount is greater than balance. If the amount is greater than balance, we will print insufficient balance. Okay, if or else if the amount is not greater than the balance, what we will do is balance equals to balance minus amount. So what is this line doing? यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारे पास बैलेंस है वो है 5000, बट अगर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, अगर यूज़र विड्रॉ करना चाहता है एंड विड्रॉल अमाउंट जो है वो बैलेंस अमाउंट से कम है या इक्वल है, तो जो बैलेंस है उसकी वैल्यू अपडेट होगी. तो बैलेंस में कौन सी वैल्यू जाएगी? बैलेंस माइनस अमाउंट. जो 5000 थे माइनस अमाउंट, जो अमाउंट है वो जो यूज़र एंटर करेगा वो जो अमाउंट है वो बैलेंस में से माइनस हो जाएगी. सो जो 5000 अमाउंट था उसमें से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनपुट किया यूज़र ने 2000, तो 5000 में से 2000 माइनस होके जो 3000 अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट amount, we will not use amount comma withdrawing. Okay, now we will write available balance is, and we will give comma, write balance. Okay, so the updated amount will be printed. Okay, so यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन को चेक कर लिया है. अगर यूज़र विड्रॉ करना चाहता है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो अमाउंट वो एंटर कर रहा है कि वो बैलेंस से ज़्यादा तो नहीं है. अगर वो ज़्यादा है तो वो इनसफिशिएंट बैलेंस प्रिंट करेगा. अगर वो उससे कम है तो वो अमाउंट को विड्रॉ करके जो बैलेंस है उसको ये करेगा, सेट करेगा माइनस करके
जो अपडेट करके बैलेंस की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। इसके बाद में हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, अगर चॉइस इक्वल्स टू 3 होती है या डिपॉजिट होती है, तब हम ये चेक करेंगे कि जो अमाउंट एंटर करी है वो, हम ये लाइन को कॉपी करेंगे। अब हम चेक करेंगे जो अमाउंट है वो 0 से कम तो नहीं है। अमाउंट इज़ लेस देन 0। अगर अमाउंट लेस देन 0 है तो हम प्रिंट करेंगे इनवैलिड अमाउंट। ओके, अगर एल्स अगर वो 0 से बड़ी है तो हम बैलेंस में अमाउंट को ऐड कर देंगे, बैलेंस प्लस अमाउंट। ओके, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली अगर यूज़र अमाउंट डिपॉज़िट करना चाहता है तो हम सबसे पहले वो जो अमाउंट है वो लेंगे। अगर वो 0 से कम वैल्यू डालते हैं तो हम वहाँ पे वो 0 से कम जो वैल्यू है उसे इनवैलिड अमाउंट डिस्प्ले करेंगे। अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम अपडेट करेंगे बैलेंस की वैल्यू, बैलेंस में अमाउंट को ऐड कर देंगे। अब हम प्रिंट करेंगे अमाउंट रुपीज़ क्रेडिटेड। ओके, यहाँ पे हम डेबिटेड कर देंगे, डेबिटेड। थोड़ा बैंक टर्मिनोलॉजी है, सो इट विल लुक बेटर। एंड हम यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस भी प्रिंट करवाएंगे, कॉमा लेबल बैलेंस इज कॉमा बैलेंस। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम एक और चौथा ऑप्शन देंगे, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 4। हम इसे डायरेक्ट प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट थैंक यू फॉर बैंकिंग विथ अस। जो नॉर्मली हमें एटीएम में दिखता है हम वही स्लैंग्स लिख रहे हैं। नाउ वी विल यूज एल्स एंड प्रिंट इनवैलिड ऑप्शन। सो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है। हमने यहाँ पे एक एटीएम सिस्टम बना दिया है। यहाँ पे हमने सारे कंडीशंस भी अप्लाई कर दिए हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। अगर ये यूज़र चेक बैलेंस का ऑप्शन चूज़ करता है तो ये वाला कंडीशन रन होगा और बैलेंस जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर यूज़र विड्रॉ करना चाहता है तो सबसे पहले वो ये चेक अमाउंट एंटर करेगा। अमाउंट में वो ये चेक करेगा कि जो अमाउंट है वो बैलेंस से ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो बैलेंस से ज़्यादा है तो वो प्रिंट करेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर वो बैलेंस से कम है या बैलेंस के इक्वल है तो वो बैलेंस की वैल्यू को अपडेट कर देगा। बैलेंस माइनस अमाउंट, जो भी बैलेंस है उसमें से जो अमाउंट डाला है उसे माइनस कर देगा क्योंकि अमाउंट डेबिट हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। एंड देन वो उस अमाउंट को डिस्प्ले कर देगा। ओके, थर्ड वाले में हम सबसे पहले इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के बाद हम
सबसे पहले इनपुट जो वैल्यू ली है उसे हम चेक करेंगे कि वो बिलो ज़ीरो तो नहीं है। अगर वो बिलो ज़ीरो है तो हम इनवैलिड अमाउंट प्रिंट करवाएंगे। अगर वो मोर देन ज़ीरो है तो हम बैलेंस में उस अमाउंट को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम जो अपडेटेड बैलेंस है वो डिस्प्ले करेंगे। अगर यूज़र चूज़ करता है कि वो कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करना चाहता है, वो एग्ज़िट करना चाहता है, तो हम डायरेक्टली प्रिंट कराएंगे थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस। एंड अगर वो कोई और ऑप्शन डालता है तो उसे इनवैलिड ऑप्शन का मैसेज प्रिंट करवाएंगे। ओके, ये हम सेव करते हैं। से अब हम रन करेंगे तो ये हमारा आउटपुट आ गया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 1 डालेंगे, एंटर करेंगे। सो हमारा 5000 रुपीज़ जो हमारा बैलेंस है वो हमें प्रिंट होकर मिल गया है। हम इसे फिर से रन करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 ऑप्शन डालेंगे। हम इसके सारे कंडीशंस चेक करेंगे। जब हमने 2 ऑप्शन डाला है तो अब हम अमाउंट डालेंगे मोर देन 5000। ओके, 6000 डालेंगे। सो इनसफिशिएंट बैलेंस। सो हम इनसफिशिएंट बैलेंस हमारा प्रिंट हो गया है। हम फिर से रन करेंगे। अब हम यहाँ पे वापस 2 ऑप्शन डालेंगे। अब हम एंटर करेंगे अमाउंट लेस देन 5000, तो कि हम 2000 एंटर करेंगे। तो हमारा जो बैलेंस है 2000 डेबिटेड, अवेलेबल बैलेंस इज 3000। हमारे 5000 जो बैलेंस था उसमें से 2000 डेबिट हो गया है एंड बचा है 3000। ओके, now we will again run this. We will choose the option 3, deposit. Now we will enter an amount. For example, we will enter less than 0. For example, -2. Let's see, invalid amount. If we are entering amount in minus, so it is telling invalid amount. ठीक है, तो अब हम इसे चेक करते हैं दोबारा। हम ऑप्शन 3 चूज़ करेंगे। अब हम जो अमाउंट एंटर करेंगे इट विल बी मोर देन 0। फॉर एग्जांपल 200 एंड वी विल एंटर। सो 200 हैज़ बीन क्रेडिटेड, अवेलेबल बैलेंस इज 5200। ओके, तो हमारा जो बैलेंस पहले 5000 था उसमें 2000 ऐड हो चुका है। ओके, नाउ वी विल अगेन रन दिस। लेट्स ऑप्ट फॉर द ऑप्शन 4। सो दिस प्रिंटेड थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस and the program ended. Now again we will run and we will choose 5. So it shows invalid option. So our logic is running properly. We have implemented every possible condition for the system. So आज हमने सीखा है कंडीशंस कैसे लगाते हैं, कंडीशंस कैसे सोचते हैं, एंड सोचना ज़रूरी है। ओके, तो आज जो हमने ये मिनी प्रोजेक्ट बनाया है ATM प्रोग्राम, ये रियल बैंकिंग सिस्टम का एक छोटा सा मॉडल है। रियल सिस्टम में सिर्फ कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा होती है, लॉजिक सेम होता है। यही रियल प्रोग्रामिंग है। ओके, आज का सारा टास्क हमने फिनिश कर दिया है। आज का दिन पावरफुल था। आज हमने कवर किया कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंडीशंस, इफ़ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन, लॉजिकल ऑपरेटर्स, नेस्टेड कंडीशंस। फिर हमने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किए एंड देन फाइनली वी मेड अ प्रोजेक्ट ATM सिस्टम। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप लॉजिक बना पाए प्रोग्राम लिखते वक्त। मीट यू ऑन डे 3। बाय।